Hello, civil engineers. I, Prashant Sharma, welcome you once again to our YouTube channel Civilians, the Civil Engineers. यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है जिसमें अराउंड 15,000 क्वेश्चंस हैं उसको हम थॉरली कवर कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग, जिसके पार्ट 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अराउंड हमने 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं। बढ़ते हैं आगे पार्ट 7 की ओर, जिसमें हम 151 से 175 क्वेश्चंस तक कवर करने वाले हैं। So let's start. First question is question number 151. HPSSC JEE 2015 में आया ये. The quantity of dry distemper required for single coat over an area of 100 square meter. Option A is 6.5 kg, 8 kg, 5 kg and 7.5 kg. अगर ड्राई डिस्टेम्पर है और सिंगल कोट हो रहा है तो उसका आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए 6.5 kg. अगर सेकंड कोट होगा, सेकंड कोट के टाइम वो होता है 5 kg. अगर फर्स्ट कोट की बात कर रहे हो तो 6.5 kg लेते हैं, और अगर सेकंड कोट हो रहा है तो 5 kg ड्राई डिस्टेम्पर लगता है. ये चीज़ हमें याद रखनी है. देखते हैं क्वेश्चन 152 क्या कहता है. यह आया SSC JEE 2014 मॉर्निंग शिफ्ट एंड बिहार SSC JEE 2016. 2 बार रिपीट हुआ तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो स्टार मार्क कर लेते हैं. द वर्क कॉस्टिंग ऑफ ₹20,000 इज टर्म्ड एज. अगर वर्क 20,000 का कॉस्ट उस पर आ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं. तो हमको चीज़ें याद रखनी है. जब वो पेटी वर्क होता है वो लेस देन 20,000 होता है. पेटी वर्क इज लेस देन 20,000. माइनर वर्क होता है 20,000 से 1 लाख तक. कितना? 1 लाख तक होता है माइनर वर्क, और मेजर वर्क होता है हमारा ग्रेटर देन 1 लाख. जो पेटी वर्क होता है वो लेस देन 20,000, माइनर वर्क इज 20,000 से 1 लाख के बीच में, और मेजर वर्क होता है अबव 1 लाख. याद रखेंगे इन चीज़ों को, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे. सो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है एस्टिमेशन क्वांटिटी सर्वेइंग, उसका चैप्टर 1 ख़त्म होता है. चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 1 में अराउंड हमने 150 क्वेश्चंस कवर किए हैं, थॉरली कवर किए हैं. मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में दी है, और अगर जहाँ जहाँ पर हिंदी में आपको चीज़ें समझानी थी वो भी आपको मैंने समझाई हैं. आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से, जिसका नाम है वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन. क्वेश्चन नंबर इसका 153. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल डेप्रिसिएशन इज ड्यू टू. डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी चीज़ का नुकसान होना. डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज़ का नुकसान होना या किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना. सही मतलब इसका होता है किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना. फिजिकल डेप्रिसिएशन, फिजिकल कोई चीज़ होती है मतलब वो दिखाई दे रही है, मतलब वो आउटर एरिया में हो रही है, आउटर साइड पे दिखाई दे रही है, उसको हम फिजिकल डेप्रिसिएशन बोलते हैं. ठीक है. वो किससे होती है? देखते हैं ऑप्शंस. ऑब्सोलेसेंस, वियर एंड टियर फ्रॉम ऑपरेशन, सप्रेशन एंड इनएडिक्वेंसी. याद रखें वियर एंड टियर है, ये हमारा एक फिजिकल डेप्रिसिएशन का पार्ट है. इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रचालन के कारण होने वाली टूट फूट. टूट फूट मतलब हमें दिखाई दे रही है फिजिकली वो चीज़, हमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ऑप्शन बी होता है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 154. SSC JEE 2019 इवनिंग शिफ्ट. द स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग में बी अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के. तो याद रखेंगे ये कितनी होती है हमारी 10%, यानी कि 1/10. 10th पार्ट होता है टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का. या 1/10 पूछ लेता है या फिर 10% पूछ लेता है, तो ऑप्शन ए हो जाता है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर. बहुत ईजी है, याद रखें स्क्रैप वैल्यू जो होती है वो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 10% होता है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155. SSC JEE 23 September 2019 इवनिंग शिफ्ट. अ प्रोसीजर ऑफ एक्चुअल कॉस्टिंग एंड वैल्यू एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लेबर्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड. एक प्रोसीजर एक्चुअल कॉस्टिंग और वैल्यूम का ऑफ आइटम ऑफ वर्क किसके बेसिस पे? लेबर्स एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड. तो इसको हम बोलते हैं डे वर्क. क्या बोलते हैं? डे वर्क. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है जनरली, तो आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं हम डे वर्क. लमसम अमाउंट क्या होता है? एक रफ अमाउंट मान लेते हैं हम कि यार ये इतने का काम हो जाएगा, ये इतने पैसे इसमें लग जाएंगे. तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है, अगर मान लो पूरा एस्टिमेट ना करने का टाइम हो या कुछ करने का हो, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह देता है कि ये काम मैं 1,00,000 में कर दूंगा. भले उसको करने में उसको 2 लाख 1.5 लाख रुपये लगते हों या कम भी लग सकते हैं, बट उसने एस्टिमेट नहीं किया, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसने कह दिया मैं लमसम अमाउंट में काम कर दूंगा. आप इसको कैलकुलेट ना कीजिए. ऐसा हम तब करते हैं जब टाइम की शॉर्टेज होती है,
तो ऐसा हम लमसम अमाउंट वाला प्रोसीजर अपनाते हैं। बट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है डे वर्क, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 156 देखते हैं। 2019 इवनिंग शिफ्ट एसएससी जेई, अ प्रॉपर्टी फेचेस ₹9,000 डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है कितना, 8% पर एनम, और एक हमें वैल्यू दी गई है ₹9,000। अब हमसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो बहुत जगह पे आपने प्रोसीजर्स इसके देखे होंगे, क्वेश्चन आपने बहुत कर लिया होगा, बट वहाँ पर आपको लॉन्ग मेथड सिखाए गए होंगे। बट मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, बहुत इजी शॉर्टकट है। कैसे निकालते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू, देखिए। कैपिटलाइज्ड वैल्यू को बेसिक सा तरीका हम अपनाएंगे। कैसे, 9,000 हमारी कॉस्ट गिवन है, इसको हम 100 डिवाइड बाई 8 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अराउंड 12.5 आ जाएगा। और 12.5 को जब आप 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 1,12,500, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप पूछेंगे 100/8 कैसे आया ये हमारा। ये 100/8 आया, मैं आपको अलग मार्कर से दिखा देता हूँ कैसे आया। ये 100/8 आया हमारा, 8% गिवन था, तो कैसे करते हैं, 1 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 100। तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जो परसेंटेज है, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, उसको हमने 8% को 1/8 लिखा है, और परसेंटेज को जो 100 होता है उसको डिनोमिनेटर में ले गए हैं। जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है। तो 100/8 हो गया, ये आ गई वैल्यू हमारी 12.5। तो इसी से हमने मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू हमारी आ गई 1,12,500। जो इंटरेस्ट रेट गिवन है उसको 1 से डिवाइड कर देंगे, और इन जो परसेंटेज है उसका 100 ज़रूर लेके चलना है। तो इसे 8% है तो 0.08 हो जाएगा ना। 1 डिवाइड बाई 0.08 इज़ 12.5। 12.5 को 9,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप नहीं करना एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी करना होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। तो आप ये मेथड अपनाइए, बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, अभी 2-4 क्वेश्चंस और आएंगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं पेन भी यूज़ ना करूँ और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, 2019 SSC JEE इवनिंग शिफ्ट, द एस्टिमेट अर्थवर्क बाय द सेंट्रल लाइन मेथड फॉर टोटल सेंट्रल लेंथ 40.10 मीटर, विड्थ 1.10 मीटर एंड डेप्थ 1 मीटर। हमें सेंट्रल लाइन की लेंथ दे दी है, विड्थ दे दी है और डेप्थ दे दी है। हमसे वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क पूछ रहा है, तो बहुत ईजी है। क्यूबिक मीटर ना, तो मीटर क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम किसे निकालेंगे, L इंटू बी इंटू डी, यानी कि डेप्थ कितना कितना गिवन है, 40.1 इंटू 1.1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 44.11, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, 2019 इवनिंग शिफ्ट SSC JEE, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग 2 phases for 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर थिक वॉल। तो याद रखना, पहली चीज़ हम जो देखते हैं प्लास्टरिंग के टाइम पे कि वो 1 फेस बोल रहा है या 2 फेस बोल रहा है। सेकंड थिंग, कैलकुलेशन के टाइम आपको याद रखना है कि हम थिकनेस ऑफ वॉल को कंसीडर नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, इसका पहले एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होता है, L इंटू इधर 4 इंटू 3 हो जाएगा एरिया। ये कितना हो जाएगा हमारा 12 मीटर स्क्वायर, यानी कि 12 स्क्वायर मीटर हो जाएगा ये एरिया। अब 2 फेसिस पे करना है तो 12 वन साइड और 12 टू साइड, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा 24 स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन सी। बट अगर 1 फेस पे बोलता तो इस 2 को हम कंसीडर नहीं करते। अब 2 फेसिस बोला है उसने, तो पहले हमने एरिया निकाला, लेंथ इंटू हाइट करके 4 इंटू 3, थिकनेस को हमने कंसीडर नहीं किया, तो 12 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। और 2 फेस बोला था तो इंटू 2 कर दिया, अगर नहीं बोलता तो हम नहीं करते। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी 24 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लीज वेयर द ड्यूरेशन ऑफ द लीज फॉर अ प्रॉपर्टी इज गिवन अंटिल द डेथ ऑफ द पर्सन। मतलब एक आदमी की डेथ होने तक उसको लीज दे दी जाती है किसी प्रॉपर्टी की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए इज लाइफ लीज, फ्री होल्ड, सब लीज और परपेंचुअल लीज। इसको हम बोलते हैं लाइफ लीज, जो पर्सन की डेथ तक दी जाती है उसको। तो ऑप्शन ए होता है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि लाइफ लीज। क्वेश्चन 160, SSC JEE 2019 मॉर्निंग शिफ्ट, इन एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन द चेंजेस दैट आर लिवाइड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और इशू ऑफ द स्टॉक इन एडिशन टू द बुक वैल्यू एंड स्टोरेज चार्जेस आर टर्म्ड एज। एस्टिमेशन और वैल्यूएशन में
अगर कोई चेंज नहीं है, चार्ज होना चाहिए यहाँ पे। चार्जेस दैट आर लिवाइड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और इशू, जिस टाइम पे हम ट्रांसफर या इशू कर रहे हैं किसी स्टॉक को, इन एडिशन टू बुक वैल्यू और स्टोरेज चार्जेस, उसको हम क्या बोलते हैं? उन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं जनरली? जब किसी को इशू कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? इशू रेट, यानी कि निर्गमन दर। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। किसी चीज़ को हम ट्रांसफर या इशू कर रहे हैं तो उस पर जो हम रेट लगाएंगे, उस पर जो चार्ज लगेगा उसे बोलते हैं हम इशू रेट। ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, SSCA 2019 मॉर्निंग शिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ अ फ्री होल्डर? फ्री होल्डर की बात कर रहे हैं, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे हैं हमसे। देखते हैं ऑप्शंस। अ फ्री होल्डर रिक्वायर्स टू पे पीरियोडिक पेमेंट रेगुलरली टू होल्ड द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। वो फिर फ्री होल्डर किस बात का हुआ? अगर उसे कोई पीरियोडिक पेमेंट देना पड़ रहा है तो स्टेटमेंट तो हमें पढ़ के लग रहा है कि वेग है, गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अ फ्री होल्डर इज द एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये देखिए, ये स्टेटमेंट पढ़ते ही लगा कि हमें बिल्कुल करेक्ट है। उसने बोला फ्री होल्डर और यहाँ पे बोला एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो यही आंसर हमारा करेक्ट है। बट फिर भी हम अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। अ फ्री होल्डर ओनरशिप इज फॉर पोजेशन अगेंस्ट पेमेंट एंड टर्मिनेट्स एज सून एज द लीज पीरियड इज ओवर। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, अ फ्री होल्डर पोजेसेस द ऑक्यूपेशनल राइट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ड्यूरेशन। तो फ्री होल्डर किस बात का हुआ? अगर वो किसी टाइम पीरियड के लिए उसको हम ऑक्यूपेशनल राइट दे रहे हैं तो ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होता है। ये हमने बेसिक समझ लगाई है अपनी, कॉमन सेंस कहते हैं जिसको हम, उससे हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 162, SSCJ 23 सितंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। एक निर्दिष्ट समय पर किसी संपत्ति के मौजूदा स्पष्ट मूल्य के निर्धारण की कला को डैश के रूप में जाना जाता है। एक निर्दिष्ट समय में किसी संपत्ति की मौजूदा स्पष्ट मूल्य मतलब प्रेजेंट वैल्यू, उसकी हमें प्रेजेंट वैल्यू जाननी है। किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू जाननी है उसको बोलते हैं मौजूदा स्पष्ट मूल्य। उस निर्धारण की कला यानी कि उस टेक्निक को, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी यानी कि वैल्यूएशन। रेटेबल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होता है आगे हम क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कुछ भी आपसे नहीं छुपाने वाले हम लोग। जो जो रिक्वायर्ड है एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा और आपका कंसेप्ट बिल्डअप करता जाऊंगा। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 163, SSCJ 2019 मॉर्निंग शिफ्ट 25th of September. A test facility setup cost rupees 10 lakh at the time of installation and its scrap value is rupees 50,000 at the end of the useful life in 10 years. Adopting a straight line method for computation of depreciation, estimate the book value of the facility. अब देखिए इसने हमें कॉस्ट दे दिया है, सावेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी दे दी है, टाइम पीरियड दे दिया है और एक टाइम पीरियड में हमसे वैल्यू पूछ ली है। और जिस टाइम पीरियड में इसने वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू इसने क्वेश्चन में मेंशन शायद नहीं की है, वो 5 ईयर्स में इसने हमसे पूछा है कि कितनी वैल्यू हमें बतानी है। देखते हैं। देखिए हमें कॉस्ट जो वैल्यू दी हुई थी वो कितनी थी? 10 लाख रुपीज़ था और जो डेप्रिसिएशन था वो हमारा 50,000 गिवन था। डेप्रिसिएशन नहीं हमारा, सॉरी, स्क्रैप वैल्यू जो था वो 50,000 गिवन था, जिसे हमने वी मान लिया है। और कैपिटल एन जो पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारी यूज़फुल लाइफ जिसको माना था हमने 10 ईयर्स। और हमसे बुक वैल्यू जो पूछी गई है वो 5 ईयर्स में पूछी गई है, जिसको हमने स्मॉल एन मान लिया। तो पहले कैपिटल डी निकालेंगे, जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसको बोलते हैं सी माइनस वी डिवाइड बाई कैपिटल एन। तो जो सी था हमारा 10 लाख माइनस 50,000 किया तो 9,50,000 बच गया। कैपिटल एन जो हमारी यूज़फुल लाइफ है उसे डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिली डेप्रिसिएशन की 95,000। तो बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है सी माइनस स्मॉल एन इंटू डेप्रिसिएशन। सी था 10 लाख माइनस स्मॉल एन था जिस पर हमें बुक वैल्यू निकालनी है वो 5 ईयर्स इंटू डेप्रिसिएशन 95,000। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5,25,000। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो हमें सेटअप का कॉस्ट गिवन था वो 10 लाख रुपीज़ था, जो स्क्रैप वैल्यू तो 50,000 गिवन थी, यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स गिवन थी और बुक वैल्यू हमसे पूछी गई थी 5 ईयर्स में। जो कैपिटल कॉस्ट थी हमने सी मान लिया, स्क्रैप वैल्यू को वी मान लिया, यूज़फुल लाइफ कैपिटल एन मान लिया और बुक वैल्यू जिसमें निकालनी है तो स्मॉल एन मान लिया। डेप्रिसिएशन निकाली हमने सी माइनस वी डिवाइड बाय एन, ये आई हमारी 95,000। फिर बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सी माइनस स्मॉल एन इंटू डी, 10 लाख माइनस 5 इंटू 95,000, आंसर आ जाएगा 5,25,000। ये आगे क्वेश्चन बहुत स्पीड अप पे मैं आपको करना सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको बेसिक मेथड सिखाया है,
बट इतना टाइम एग्जाम में हम नहीं लगाते हैं इसको सॉल्व करने में। मैंने आपको एलेबोरेट करके इसलिए समझाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपको लगे ना कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़े बड़े लगते हैं, बट जब सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसको 10 to 20 सेकेंड्स में आंसर ले आएंगे इसका। ये चीज़ मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, SSC JEE 25 September 2019 morning shift. The estimate prepared on the basis of the built-up covered area at the floor level of any story of a building is known as. एक estimate prepare कर रहे हैं हम किसके basis पे? जो built-up covered area at the floor level of any story of a building is known as. floor level देखते ही बच्चे को पता चल जाता है कि plinth की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये प्लिंथ एरिया की बात कर रहा है। देखते हैं ऑप्शंस, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स एस्टीमेट, यूनिट बेस मेथड और प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। देखिए जो करेक्ट आंसर था उसने वो ऑप्शन डी में दिया था कि बच्चा वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, बट जिसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा वो तुरंत प्लिंथ एरिया को लिंक कर पाएगा और ऑप्शन डी को आंसर मार्क करेगा, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। क्वेश्चन नंबर 165, 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। A building is fetching an annual rent of rupees 1,80,000. The purchases desires to get 5% return on the capital. The capitalized value in rupees of the building is. Again capitalized value पूछ लिया, rate of interest 5% given है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 0.05 और 100 डिवाइड बाई 5 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, बेसिक मैथ है। तो 5 से इसको कट किया, क्या वैल्यू आई 20 आ गई। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी आपको, ये देखते ही पता होना चाहिए आपको। एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं आप, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बेसिक एप्टीट्यूड आना चाहिए। तो 20 में देखते ही वैल्यू मिल गई, इस 20 को आप 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1,80,000 से जब आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 36 लाख। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, वहाँ कितने बड़े मेथड से किया हमने, यहाँ देखते पढ़ लिया हमने 5% है तो 1/20 होगा, 20 ऊपर चला जाएगा तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू हमारे को इजीली मिल जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा आंसर 36 लाख। कभी कभी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है उसको पूछ लेते हैं एग्जाम में, क्या पूछता है वो, ईयर्स परचेज, क्या बोलता है ईयर्स परचेज क्या होता है, ईयर्स परचेज क्या होता है। तो हमें पता होना चाहिए ईयर्स परचेज क्या होता है एक्चुअल में। जो अभी हमने निकाला 5% का 1 डिवाइड बाई 0.05 किया तो वो हमारा ईयर्स परचेज निकला है कितना 20, ये होता है ईयर्स परचेज। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू पूछता है तो अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेंट से, बट अगर ईयर्स परचेज पूछता है तो 1 डिवाइड बाई 0.05 करेंगे तो 20 हमारा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ अ बिल्डिंग इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इस रिलेशन जो वैल्यूएशन की बात कर रहा है उसमें फॉल्स है। V1 वैल्यूएशन इज डन आइदर फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन V2 बाय कंडक्टिंग वैल्यूएशन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड। एंड V3 इज वैल्यूएशन इज डन फॉर रेंट फिक्सेशन और मॉर्टगेजिंग। देखते हैं V1 क्या कह रहा है, वैल्यूएशन इज डन आइदर फॉर बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसको हम खरीदना या बेचना चाहें, ये मैंडेटरी नहीं है, तो ये 1 गलत हो जाएगा। V3 कहता है वैल्यूएशन इज डन फॉर रेंट फिक्सेशन और मॉर्टगेजिंग, ये भी गलत बात है, इसके लिए नहीं करते हैं वैल्यूएशन। V2 देखते हैं बाय कंडक्टिंग वैल्यूएशन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड। यस, वैल्यूएशन करने का मेन रीज़न ये होता है कि हम किसी प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो V2 हमारा करेक्ट होता है। तो ऑप्शन डी हो जाता है हमारे यहाँ पे करेक्ट, ओनली V2। इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो एग्जाम में, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ा लगता है देखने में क्वेश्चन, तो बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ देता है, बट पढ़ने में बहुत ईजी लगेगा आपको। बट एक कन्फ्यूजन यहाँ हो सकता है कि आपको V2 V3 में कन्फ्यूजन हो जाए थोड़ा सा, बट देखिए ध्यान से ऑप्शन में V2 V3 एक साथ गिवन ही नहीं है। जहाँ पर आपका V1 गलत हुआ, V1 तो 2 ऑप्शन खत्म कर देता है, बट फिर V2 आपको करेक्ट लगेगा तो V2 आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन 167, in valuation identify the method that is not used for assessing the rateable value at the property। कौन सा मेथड नहीं यूज होता है फॉर असेसिंग द रेटेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉफिट बेस्ड मेथड, यस इट इज़ करेक्ट। अमोर्टाइजेशन मेथड देखते हैं अभी। रेंटल मेथड, यस इट इज़ द करेक्ट वन। एंड कैपिटल वैल्यू मेथड। अमोर्टाइजेशन मेथड इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। मतलब क्वेश्चन का नॉट करेक्ट पूछा तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉम्बे।
ये सारे मेथड हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि सर ने पढ़ाया नहीं। इन फ्यूचर हम चीज़ों को कवर करते जाएंगे। वीडियो लेंथी ना हो जाए, मैं इसलिए क्वेश्चन जब इनका आएगा उन्हीं से रिलेट करके आपको समझाता जाऊंगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 168 पूछा गया RRB JEE CBT 2 2019 इवनिंग शिफ्ट, द रेशियो ऑफ करंट एसेट्स टू द करंट लायबिलिटीज इज नोन एज। करंट एसेट टू द करंट लायबिलिटीज के रेशियो क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज डेप्ट रेशियो, ऑप्शन बी इज लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी इज एसिड टेस्ट रेशियो एंड ऑप्शन डी इज करंट रेशियो। तो इसको बोलते हैं हम करंट रेशियो, ऑप्शन डी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का रेशियो को बोलते हैं हम करंट रेशियो। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 169 RRB JEE CBT 2019 इवनिंग शिफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट। ये क्वेश्चन हर एग्जाम का मोस्ट फेवरेट होता है कि मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट कौन सा है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यूब रेट एस्टिमेट, प्लेन थ्योरी एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट एंड डिटेल्ड एस्टिमेट, 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो याद रखना है डिटेल्ड एस्टिमेट हमारा मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट होता है, यानी कि ऑप्शन डी। गलती से भी प्लेन थ्योरी एस्टिमेट को मत लगाना, डिटेल्ड एस्टिमेट इज द करेक्ट आंसर फॉर द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट क्वेश्चंस। ये पूछा गया RRB JEE CBT 2 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 170 RRB JEE 2019 CBT 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द कारपेट एरिया। कौन कौन से एरिया हैं जो कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होते हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए इज द वॉल्स अलॉन्ग विद डोर्स एंड अदर ओपनिंग्स, ऑप्शन बी ऑल ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन सी इज एंट्रेंस गेट, ऑप्शन डी इज वरांडा, कॉरिडोर एंड पैसेज। कारपेट एरिया मतलब जहाँ जहाँ पर हम कारपेट बिछा सकते हैं। तो देखिए एंट्रेंस गेट पे कारपेट हम नहीं बिछाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट होता है। वरांडा, कॉरिडोर, पैसेज में भी हम कारपेट नहीं बिछाते। द वॉल्स अलॉन्ग विद डोर्स एंड अदर ओपनिंग्स, ये भी गलत है। तो नॉट इंक्लूडेड पूछ रहा था, यानी कि ऑल ऑफ द ऑप्शन ही हो गया ना, कि तीनों इंक्लूड नहीं होते, तो ऑप्शन बी हो जाता है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 RRB JEE सेकंड CBT 2 morning shift 2019, what is the quantities of the work items are difficult to be quantified and the rate analysis is also a complex issue, but still the contractor is willing to undertake a work, then the type of contract best suited is। ये कौन से क्वांटिटी वर्क आइटम की बात कर रहा है जहाँ पर क्वांटिटीज़ को क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट हो और रेट एनालिसिस एक कॉम्प्लेक्स इशू है, यानी कि डिफिकल्टीज आ रही हो। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, काम तो लेना चाहता है बट कैसे लेता है, वो एक लमसम कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि ये काम मैं इतने अमाउंट में कर दूंगा, आप क्वांटिटीज़ को एस्टिमेट ना कीजिए, और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बता देता है कि इतना अमाउंट लगेगा, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो जाता है। अगर पार्टी को वो अमाउंट वैलिड लगता है, रिजनेबल लगता है, तो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करती है और काम कॉन्ट्रैक्टर को मिल जाता है। तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, इट इज़ कॉल्ड लमसम कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा इजीली कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब किसी भी रफली किसी अमाउंट को हम किसी काम की हम एस्टिमेट करते हैं कि भाई ये काम इतने अमाउंट में हम कर देंगे विदाउट एस्टिमेटिंग द क्वांटिटीज ऑफ द वर्क। क्वेश्चन नंबर 172 RRB JEE CBT 2 2019 मॉर्निंग शिफ्ट, व्हेन एन ओनर कैन बोरो मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज पेड देन इट इज़ कॉल्ड एज। ये तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने ही होती आती हैं। क्या, अगर हम किसी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं और उसके अगेंस्ट हम मनी लेते हैं और हम इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टगेज। क्या बोलते हैं, बंधक, मोर्टगेज। तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर, याद रखेंगे, इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 73 NWD JEE 2019, a building owner receives an annual fees of 1 lakh rupees, total annual cost of repairs 15,000, the capitalized value of the building if the rate of interest is 5% per annum। हमने दो तरह के क्वेश्चन तो देख लिए थे, बट यहाँ पे इसने क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक कर दिया है। तो ये उसी कैपिटलाइज वैल्यू का थर्ड टाइप है। कॉस्ट एनुअल फीस गिवन है 1 लाख रुपीज़ और एनुअल रिपेयर में कितना पैसा लगा, 15,000 रुपये। तो नेट अमाउंट जो मिल रहा है वो कितना हो जाता है हमारा, जो शुद्ध वार्षिक किराया बोलते हैं, जो हमारे को नेट एनुअल रेंट मिल रहा है, वो कितना हो जाएगा, 1 लाख माइनस जो रिपेयर के पैसे लग रहे थे हमारे 15,000 रुपये, उसको आप माइनस कर दो, तो ये हमें नेट एनुअल रेंट मिल जाएगा कितना, 85,000 रुपीज़। ठीक है जी, मिल गया। अब 5% पर एनम हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हम इससे ईयर्स परचेज निकाल लेंगे। वो 5% का मैंने आपको बताया था, 1/0.05 कितना आ जाएगा, 20। तो इसको 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 85 × 2 170। तो ऑप्शन देखा हमने 17 लाख गिवन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है, 10 to 15 सेकंड हमने सॉल्व
कर लिया। देखने में डिफिकल्ट लगेगा बट बहुत ईजी है। देखो हमने 1 लाख में से जो रिपेयर का कॉस्ट है उसे माइनस कर दिया, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा था ना, तो हमें एनुअल जो नेट एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 85,000, उसको हमने ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो हमारी वैल्यू आ गई 17 लाख। क्वेश्चन नंबर 74, UPRVNL 2019 revised estimate is prepared when the original sanction detailed estimate exceeds by। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसको डबल स्टार मार्क कर दीजिए। रिवाइज एस्टिमेट कब प्रिपेयर करते हैं? अगर जो अमाउंट है वो एक्सीड कर जाता है ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट को, कितने से? 5% से। तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। और 5% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो उसको हम रिवाइज एस्टिमेट क्रिएट दोबारा बनाते हैं। याद रखें वैल्यू कितनी है? 5%। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। इस पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, UPRVNL 2019 नॉर्मली इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी एट अ पर्टिकुलर ईयर ऑब्टेन्ड कोस्ट माइनस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू अ प्रीवियस ईयर इज नोन एज। हम क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू का एट पर्टिकुलर ईयर। ऑब्टेन किससे हो रही है? कोस्ट में से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम माइनस कर रहे हैं अप टू प्रीवियस ईयर। तो ये ऐसा मेथड हमने देखा था बुक वैल्यू मेथड में, तो ऑप्शन ए हो जाता हमारा करेक्ट आंसर। डेप्रिसिएशन निकालते थे ना C-V/कैपिटल N, फिर बुक वैल्यू निकालने के लिए C-n इंटू डी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसे क्या बोलते हैं हम? बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू या कैपिटलाइज वैल्यू नहीं बोलते हैं। सेलिंग प्राइस तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए बुक वैल्यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिए। और अगर आप कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपने आप को फ्री फील कीजिए टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर्स मेंशन बिलो 9759520282। और ये जो PDF है इसकी फ्री PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 8 में, किसमें? एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वेइंग सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा है यूथ पब्लिकेशन की बुक का। थैंक यू सो मच वंस अगेन।